Hello everyone, welcome to the Brain Bloom, where minds bloom with wisdom. I am your lecturer Sumaya Rafiq. I am excited to share my knowledge with you on different educational contents. So let's discuss the important concept of unit number 3 or chapter number 3, organizing a message of communication skills. Here we discuss the three important contents of organizing a message. This is the third chapter of the communication skill. Now we discuss its contents. The first one is grammatical accuracy in speech and writing. The second one is coherence and clarity, and the third and last one is writing an effective paragraph. So this chapter focus on effectively structuring messages for clear and impactful communication. यहाँ पर आपको एक साइड पे एक इमेज नज़र आ रही होगी जिसमें ऑर्गेनाइजिंग द मैसेज के कुछ टिप्स लिखी हुई हैं कि हेल्प योर ऑडियंस अंडरस्टैंड। जो मैसेज आपका लॉजिकली ऑर्गेनाइज होगा वो आपकी ऑडियंस को अंडरस्टैंड करने में हेल्प देगा। हेल्प्स योर ऑडियंस एक्सेप्ट, और यही मैसेज अगर वो ऑर्गेनाइज है और लॉजिकल है तो ऑडियंस इजीली उसको एक्सेप्ट करेगी और ये टाइम सेव करेगा आपकी ऑडियंस का। मेक यू मोर प्रोडक्टिव, और इस तरह आपको मोर प्रोडक्टिव बनाएगा। आपकी जो ऑडियंस है, ज़रूरी नहीं है कि आप स्पोकन वर्ड्स हैं उनके लिए आपका कोई स्पोकन मैसेज आप देना चाह रहे हैं, तो उसके लिए जो आपकी ऑडियंस है वो उसके लिए हेल्पफुल होगा अंडरस्टैंड करने में या एक्सेप्ट करने में, या आपके लिए टाइम सेविंग होगा और ऑडियंस के लिए भी टाइम सेविंग होगा और मोर प्रोडक्टिव होगा। बल्कि रिटन मैसेज के लिए भी आपको यही बेनिफिट्स मिल सकते हैं कि आपका जो रिटन मैसेज होगा वो आपकी ऑडियंस के लिए कितना हेल्पफुल होगा अगर वो ऑर्गेनाइज्ड है। हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट कंटेंट से और ये देखते हैं कि ऑर्गेनाइज्ड मैसेज का क्या मतलब है और ऑर्गेनाइजिंग अ मैसेज की क्या सेंस है। ऑर्गेनाइजिंग अ मैसेज इन्वॉल्व स्ट्रक्चरिंग द कंटेंट लॉजिकली एंड क्लियरली, कि जितने आपके कंटेंट्स हैं उनको आपने लॉजिकली और क्लियरली ऑर्गेनाइज करना है, तरतीब देनी है। ये इंश्योर करेगा, अगर आपका मैसेज ऑर्गेनाइज है तो ये इंश्योर करेगा कि ऑडियंस अंडरस्टैंड कर सकेगी मैसेज को आसानी से। अक्सर आपने देखा होगा कि कोई भी आपको मैसेज देने आए या कोई आपको बात बता रहा हो या आप डिस्क्रिप्टिव कोई इवेंट आपसे डिस्कस किया जा रहा है कि ये ऐसे हुआ, अगर वो तरतीब से ना बताया जाए या फर्स्ट पर्सन की बात करते हुए डायरेक्टली हम जंप कर जाएं थर्ड पर्सन की तरफ, तो वो ऑर्गेनाइज नहीं होता और उससे आपको बात अंडरस्टैंड करने में भी मुश्किल होती है। बाज़ औक़ात हम अपनी कम्युनिकेशन में देखते हैं कि हम किसी से बात कर रहे होते हैं, इवन फॉर्मल भी आपकी डिस्कशन हो रही हो और तरतीब से आपको बात ना बताई जाए तो आपको सिचुएशन क्लियर नहीं होती। इसलिए ऑर्गेनाइज मैसेज जो है वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है कि आपकी बताया हुआ मैसेज या इन्फॉर्मेशन या आपकी थॉट्स या एक्सपीरियंसेस जो आप किसी और के साथ शेयर कर रहे हैं तो वो ऑर्गेनाइज होनी चाहिए, ताकि आपकी ये रिसीवर को, मैसेज का जो रिसीवर है या ऑडियंस है, उसको ईजीली अंडरस्टैंड हो सके। सो ऑर्गेनाइजिंग अ मैसेज इन्वॉल्व स्ट्रक्चरिंग द कंटेंट इन अ लॉजिकल, क्लियर एंड इफेक्टिव मैनर। It involves capture attention, present the main points clearly, conclude with a call to action or a summary। यहाँ हम देखेंगे ऑर्गेनाइज मैसेज की क्या अहमियत है। जो एक ऑर्गेनाइज मैसेज होगा, तरतीब से होगा, वो इन्हेंस करेगा मैसेज की क्लैरिटी की, कि मैसेज क्लियरली आपके रिसीवर की तरफ पहुंच रहा है। ये अ वेल ऑर्गेनाइज्ड मैसेज इज़ ईजियर टू फॉलो। जाहिर सी बात है, जब क्लियर होगा, आप किसी को इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कुछ परफॉर्म करने के लिए, अगर वो क्लियर नहीं होगी तो उसमें ये नुकसान होगा कि वो ईज़िली परफॉर्म नहीं कर पाएगा आपका ऑडियंस। ठीक है, अब देखें, अगर इसकी एक एग्जांपल ले लेते हैं कि घर में आप छोटी सिस्टर को, या चलें आपकी मदर जो है आपको कुकिंग सिखा रही हैं, ठीक है, तो या फिर आपके फादर जो हैं आपको साइकिल चलाना सिखा रहे हैं या कोई भी गाड़ी चलाना सिखा रहे हैं, कोई भी एग्जांपल हम इसमें ले सकते हैं। तो आपको जो मैसेज दिया जा रहा है या इंस्ट्रक्शंस दी जा रही हैं वो अगर ऑर्गेनाइज्ड नहीं है तो वो आपकी कुकिंग की हुई जो डिश है, कुक की हुई डिश है, वो भी ख़राब हो सकती है। अगर आप ड्राइविंग कर रहे हैं तो और बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि क्लैरिटी कितनी ज़रूरी है किसी भी को इंस्ट्रक्शन देने के लिए या कोई मैसेज देने के लिए। और अगर ऑर्गेनाइज्ड मैसेज है आपका तो वो क्या करेगा, इन्हेंस करेगा क्लैरिटी, इफ़ेक्टिवनेस, कि ईज़िली इफ़ेक्टिवली आपका मैसेज आपकी ऑडियंस तक, आपके रिसीवर तक पहुंच जाएगा। द फाइनल एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन इज़ इंगेजमेंट, कि आपकी ऑडियंस
इंगेज्ड रहेगी, अगर आप तरतीब से और लॉजिकली उस चीज़ को डिस्कस कर रहे हैं तो आपकी ऑडियंस की अटेंशन ग्रैब होगी, ठीक है। और ऑडियंस की अटेंशन लेते हुए आप इजीली अपना मैसेज जो है उन तक कन्वे कर पाएंगे और आपके एंड तक, मैसेज के एंड तक वो आपसे जुड़े रहेंगे। इन पॉइंट से आपको आइडिया हो गया होगा कि ऑर्गेनाइज मैसेज कितना ज़रूरी है आपकी कम्युनिकेशन के लिए और इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए कितना ज़रूरी है कि एक मैसेज जो है वो ऑर्गेनाइज होना चाहिए। हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि ऑर्गेनाइज्ड मैसेज अगर होना चाहिए तो उसके क्या क्या कंपोनेंट्स हैं। आपके यहाँ नज़र आ रहा होगा आपकी स्क्रीन पर कि एक मैसेज के अंदर 3 पार्ट्स होते हैं। द फर्स्ट वन इज़ इंट्रोडक्शन, ओपनिंग सेक्शन ऑफ योर मैसेज, बॉडी, द मेन कंटेंट एंड द फाइनल वन इज़ कंक्लूजन, समराइज द पॉइंट्स, के पॉइंट्स की समरी होगी। तो अब इंट्रोडक्शन में देखें, आपने इंट्रोडक्शन में प्रॉपरली इंट्रोड्यूस करवाना है अपने टॉपिक को, अगर आप जो मैसेज दे रहे हैं, ताकि आपकी ऑडियंस जो है वो अटेंटिव हो सके, ठीक है। तो कोई ऐसी इंटरेस्टिंग चीज़ या कोई ऐसी चीज़ शामिल करें, कोई कोट शामिल करें अपने मैसेज के अंदर, ताकि आप अपने ऑडियंस की अटेंशन ग्रैब कर पाएँ। In simple words, the opening section of the message should capture attention and set the context, कि वो आपके लिए context set कर दे। It should introduce the topic, purpose and key points। आप अपने की पॉइंट्स या इंपॉर्टेंट पर्पस या आप जो आउटकम लेना चाह रहे हैं इस मैसेज को देने के बाद उसको क्लियरली डिफाइन कर दें। एंड द सेकंड वन इज बॉडी। द बॉडी ऑफ द मैसेज इंक्लूड्स द मेन कंटेंट विच शुड बी डिवाइडेड इनटू सेक्शंस और पैराग्राफ्स फॉर क्लैरिटी। ईच सेक्शन शुड कवर अ स्पेसिफिक पॉइंट और आइडिया रिलेटेड टू द मेन मैसेज। अब आपने इन्हीं सेक्शंस और इन्हीं स्पेसिफिक पॉइंट्स को जो कि आप बॉडी में डिस्कस कर रहे हैं वो उनको अरेंज करके करेंगे। अगर आप कोई डिस्क्रिप्टिव स्टोरी सुना रहे हैं या फिर आप कोई भी बात एक्सप्लेन कर रहे हैं तो उसको तरतीब से करें, वन बाय वन डिस्कस करें, ताकि आपकी ऑडियंस के लिए हेल्पफुल हो अंडरस्टैंड करना। और आपने तमाम सेक्शंस को और स्पेसिफिक पॉइंट्स और आइडियाज़ को जो कि रिलेटेड होंगे आपके मैसेज के, उनको आपने हियरार्किकली, क्रोनोलॉजिकली ऑर्डर में लेके आना है, ताकि आपकी ऑडियंस के लिए हेल्पफुल हो सके। The third one is conclusion. The conclusion should summarize the main points and provide a clear call to action. आपका जो conclusion होगा या conclusion का part होगा, इसमें आप finally वो की पॉइंट्स डिस्कस करेंगे जिनको आपने तरतीब से बयान किया था या बताया था। अब उनके मेन पॉइंट्स बताएंगे और क्लियरली कॉल टू एक्शन, कि आप उनको बताएंगे कि अब क्या करना है, ये किस लिए आपको मैसेज दिया गया है, और अब फाइनल थॉट बताएंगे। इट रीइंफोर्सेस द मैसेज एंड लीव्स अ लास्टिंग इम्प्रेशन। जो आपका कंक्लूजन होगा वो लास्टिंग इम्प्रेशन होगा, इसलिए आपको इसको पर बहुत ज़्यादा काम करना होगा, ताकि आप अपनी पूरी बात को जो आपने मैसेज के इंट्रोडक्शन और बॉडी में ख़ास तौर पे जो डिस्कस की है, आप उसको कंक्लूड कर सकें। इसलिए आपको ऑर्गेनाइज रहना चाहिए, पहले इंट्रोडक्शन, फिर बॉडी एंड देन कंक्लूजन। मैसेज के हवाले से आपने इन तीनों पार्ट्स को इंतहाई इंटरेस्टिंग वे में राइट करना है या बोलना है, जैसे भी आप मैसेज कन्वे करना चाह रहे हैं अपनी ऑडियंस को, तो आपने इस तरतीब के साथ चलना है और क्रोनोलॉजिकली इनको ऑर्डर में लेके आना है। अभी तक जो हम लोगों ने डिस्कस किया है वो ऑर्गेनाइजिंग अ मैसेज के हवाले से था। इसमें हमने सबसे पहले ऑर्गेनाइजिंग अ मैसेज देखा, इंपॉर्टेंस देखी और कंपोनेंट्स देखे ऑर्गेनाइज्ड मैसेज के। अब हम फर्स्ट कंटेंट की तरफ मूव करने लगे हैं, जो कि है ग्रामेटिकल एक्यूरेसी इन स्पीच एंड राइटिंग। ग्रामेटिकल एक्यूरेसी जो है वो रेफर करती है टू द करेक्ट यूज ऑफ ग्रामर रूल्स वाइल कम्युनिकेटिंग थ्रो बोथ स्पीच एंड राइटिंग। आप स्पीच कर रहे हों, बोल रहे हों, स्पोकन वर्ड्स हों या राइटिंग हो, उनमें आपने यूज ऑफ ग्रामर रूल्स करना है। यूजिंग ग्रामर एक्यूरेटली इंश्योर्स दैट द इंटेंडेड मैसेज इज कन्वेड क्लियरली एंड विदाउट कन्फ्यूजन, कि आपका जो मैसेज है वो इंटेंडेड मैसेज है, ठीक है, और वो क्लियरली अपने मीनिंग कन्वे कर रहा है। जो आप मीनिंग, जिन वर्ड्स के बिहाइंड जो आपके मीनिंग हैं वो क्लियरली कन्वे हो रहे हैं विदाउट एनी कन्फ्यूजन। अब हम देखेंगे की एरियाज कौन कौन से हो सकते हैं, मीन्स दैट कि ग्रामर रूल्स कौन कौन से हो सकते हैं जिनको हमने फोकस करना है फॉर द कम्युनिकेशन ऑफ आवर मैसेज। ग्रामेटिकल एक्यूरेसी के की एरियाज को हम डिस्कस करने लगे हैं। फर्स्ट वन है वर्ब टेंस। वर्ब टेंस का रूल है कि आपने टाइम ऑफ एक्शन को इंडिकेट करते हुए आपने वर्ब टेंस का इस्तेमाल करना है। द वर्ब टेंस यू चूज शुड इंडिकेट द टाइम ऑफ एक्शन। यूजिंग द करेक्ट टेंस हेल्प्स
टू अवॉइड कन्फ्यूजन अबाउट व्हेन समथिंग हैपेंड। अब आप इसमें बातें जो डिस्कस कर रहे होंगे या जो मैसेज कन्वे कर रहे होंगे अपनी ऑडियंस को, उसमें आपने ये बताना है व्हेन समथिंग हैपेंड, और उसके लिए आपको करेक्ट टाइम ऑफ एक्शन के हवाले से टेंस को चूज करना है, वर्ब टेंस को। सेकंड वन है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। द सब्जेक्ट एंड वर्ब शुड एग्री इन नंबर, कि जब आप सब्जेक्ट और वर्ब को अरेंज कर रहे हैं एक टेंस के अंदर, सेंटेंस के अंदर, तो वो एग्री करना चाहिए इन नंबर, सिंगुलर और प्लूरल। इसमें आप एक एग्जांपल मैं आपको कोट करने लगी हूँ, आप इसको नोट डाउन कर लें अपने रजिस्टर्स पर। 2 सेंटेंसेस बोलूँगी मैं आपको, और आपने मुझे कमेंट्स में बताना है कि कौन सा करेक्ट है और कौन सा इनकरेक्ट है सब्जेक्ट वर्ब के हवाले से, ठीक है। द फर्स्ट सेंटेंस, listen, please listen clearly. She runs every morning. She runs every morning. And the second sentence is she run every morning. She run every morning. अब आपने मुझे बताना है कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के रूल के हवाले से runs वाला जो सेंटेंस है वो ठीक था, या फिर रन वाला शी रन्स एवरी मॉर्निंग या शी रन एवरी मॉर्निंग। आपने मुझे कमेंट करके बताना है कि इन दोनों में से कौन सा सेंटेंस जो है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के हवाले से करेक्ट है। थर्ड वन जो रूल हम डिस्कस करने लगे हैं वो है यूज़ ऑफ प्रोनाउन। प्रोनाउन आप वाकिफ़ होंगे प्रोनाउन से कि क्या होता है, जो नाउन की जगह पे इस्तेमाल होता है, ही, शी, इट, दे। शुड मैच द नाउन, ये नाउन से मैच करना चाहिए। दे रिप्लेस इन जेंडर, नंबर एंड पर्सन। अब अली गोज टू स्कूल, ठीक है। अब इसके लिए जो हम इसके नेक्स्ट सेंटेंस के लिए प्रोनाउन का यूज़ करेंगे तो उसमें हम ये लिखेंगे कि ही गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग। शी नहीं लगाएंगे, इट नहीं लगाएंगे, दे नहीं लगाएंगे। ही क्यों लगाया? क्योंकि हमने अली की बात की। अब वाई, ओके। द नेक्स्ट वन इज सेंटेंस स्ट्रक्चर। अब इन तीनों के अलावा वर्ब टेंस, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, प्रोनाउन, और इसके बाद जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं सेंटेंस स्ट्रक्चर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सेंटेंसेस शुड हैव अ क्लियर सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। सेंटेंस की तरतीब का आपको पता होगा, SVO एक सेंटेंस बनाने की तरतीब होती है ग्रामर रूल के अकॉर्डिंग। SVO मीन्स दैट पहले हम सब्जेक्ट को डिस्कस करेंगे, फिर वर्ब की बात करेंगे और फिर ऑब्जेक्ट। इन सब्जेक्ट को का वर्ड लेके आएंगे, वर्ब का और फिर ऑब्जेक्ट का, इन तीनों को इस तरतीब से रखेंगे तो ये हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर ओके होगा। अवॉइड सेंटेंस फ्रेगमेंट्स, इनकम्प्लीट सेंटेंसेस जो होंगे उनको आप यूज़ नहीं करेंगे। एंड रन ऑन सेंटेंसेस when two or more independent clauses are joined without proper punctuation। अगर आपने दो सेंटेंसेस को या दो से ज़्यादा सेंटेंसेस को यूज़ करना है तो उसमें आपने इंडिपेंडेंट क्लॉज को आपने ज्वाइन करना है विद प्रॉपर पंचुएशन। क्योंकि अगर आप प्रॉपर पंचुएशन नहीं लगाएंगे तो फिर वो इनकम्प्लीट सेंटेंसेस होंगे या रन ऑन सेंटेंसेस होंगे। द लास्ट वन इज पंचुएशन। प्रॉपर पंचुएशन इज क्रूशियल फॉर अंडरस्टैंडिंग मीनिंग। आपके मीनिंग को अंडरस्टैंड करने के लिए पंचुएशन का लगाना बहुत ज़रूरी है। और प्रॉपर पंचुएशन, फॉर एग्जांपल कॉमाज, सेपरेट आइटम्स इन अ लिस्ट। एक लिस्ट में हम जब आइटम्स को सेपरेट कर रहे होते हैं तो वहाँ पे कॉमा लगता है। पीरियड, एंड सेंटेंसेस आप जो फुल स्टॉप लगाते हैं, एंड क्वेश्चन मार्क सिग्नल इंक्वायरीज, और इंक्वायरीज के लिए क्या लगता है? क्वेश्चन मार्क, ठीक है। ये हमारे वो कंटेंट था जो कि फर्स्ट वन था ग्रामेटिकल एक्यूरेसी इन स्पीच एंड राइटिंग। स्पीच और राइटिंग में आपने किस तरह सेंटेंसेस को बनाना है और उन ग्रामर रूल्स को फॉलो करते हुए किस तरह आपने कंप्लीट सेंटेंस जो है अपनी ऑडियंस तक पहुंचाना है। इस चैप्टर का सेकंड कंटेंट है कोहेरेंस एंड क्लियरिटी। मुझे लगता है कि आप लोग इस वर्ड से पहले से ही अवेयर होंगे कि कोहेरेंस क्या है और क्लियरिटी क्या है। मज़ीद बता देती हूँ, कोहेरेंस एंड क्लियरिटी आर एसेंशियल फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन। कोहेरेंस इंश्योर्स दैट द आइडिया इन योर राइटिंग और स्पीच फ्लो लॉजिकली फ्रॉम वन टू द नेक्स्ट, while clarity ensures that the ideas are easy to understand।
जो कोहेरेंस है वो आपकी तरतीब है कि आपका लॉजिकली फ्लो है कि वन आइडिया टू अदर आइडिया, और जो क्लियरिटी है वो ये इंश्योर करती है कि आपका जो आइडियाज़ हैं वो ईजी टू अंडरस्टैंड है फॉर योर ऑडियंस। अब हम सबसे पहले कोहेरेंस को डिस्कस कर लेते हैं कि कोहेरेंस क्या है। यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी इमेज मैंने लगाई हुई है कोहेरेंस के हवाले से और क्लैरिटी के हवाले से, दोनों के हवाले से है ये। कोहेरेंस इज़ द लॉजिकल फ्लो ऑफ आइडियाज़ इन अ पैराग्राफ और स्पीच, और ये इंश्योर करता है कि आपकी ऑडियंस और रीडर जो है, अगर आपके इन फ्रंट है तो वो ऑडियंस है, अगर आप कुछ राइट करके भेज रहे हैं तो वो आपके रीडर हैं। बोथ ऑफ देम कैन ईजिली फॉलो योर आर्ग्यूमेंट्स और पॉइंट्स, कि वो आपके आर्ग्यूमेंट्स या पॉइंट्स हैं या आपके आइडियाज़ हैं या कोई एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं तो वो ईजीली फॉलो कर सकें उस चीज़ को। इसके की वो देख लेते हैं, हम की एरियाज़ देख लेते हैं कोहेरेंस के लिए कि क्या क्या पॉइंट्स हमने माइंड में रखने हैं कोहेरेंस लेके आने के लिए अपनी कम्युनिकेशन में या मैसेज में, चाहे वो राइटिंग हो या स्पीच हो। फर्स्ट वन है लॉजिकल स्ट्रक्चर। आइडियाज शुड बी प्रेजेंटेड इन एन ऑर्डर दैट मेक्स सेंस। एक लॉजिक होगा, एक तरतीब होगी, लॉजिक बिहाइंड द स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस, कि आपकी इन स्ट्रक्चर जो है कि फर्स्ट पैराग्राफ है या सेकंड है या फर्स्ट सेंटेंस है और सेकंड सेंटेंस है, वो लॉजिकली जो है वो प्रेजेंट किया जाना चाहिए इन ऑर्डर टू मेक अ सेंस। ओके, यूज़ ऑफ ट्रांजिशन वर्ड्स, ऐसे वर्ड्स का यूज़ करें और फ्रेजेस का यूज़ करें जो कि ट्रांजिशन हो, एंड, और, एज वेल एज, ये ट्रांजिशन वर्ड्स होते हैं। और लिंकिंग वर्ड्स, ट्रांजिशन वर्ड्स और लिंकिंग वर्ड्स गाइड द रीडर थ्रू द टेक्स्ट एंड क्लैरिटी रिलेशनशिप बिटवीन आइडियाज़, के आपके आइडियाज़ के दरमियान क्या रिलेशनशिप है। ओके, कंसिस्टेंसी इन पॉइंट ऑफ व्यू, जो आपका पॉइंट ऑफ व्यू है आप डिस्कस कर रहे हैं अपने, वेदर यू आर डिस्कसिंग इन स्पोकन वर्ड और इन राइटिंग, कंसिस्टेंसी इन पॉइंट ऑफ व्यू, आपके पॉइंट ऑफ व्यू में कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। स्विचिंग बिटवीन पर्सपेक्टिव, के आपने एक पर्सपेक्टिव रखा, ठीक है, उसके बाद आप जब सेकंड पर्सपेक्टिव की तरफ जा रहे हैं तो उनको स्विच करने के लिए आपके पास कोई ऐसे वर्डिंग का यूज़ होना चाहिए, जैसा कि हमने ट्रांजिशन वर्ड का इस्तेमाल करना है और लॉजिकल स्ट्रक्चर को देखना है, तो उनमें आप कंसिस्टेंट रहें इन द होल मैसेज। की एरियाज थे लॉजिकल स्ट्रक्चर, यूज़ ऑफ ट्रांजिशन वर्ड्स, कंसिस्टेंसी इन पॉइंट ऑफ व्यू, अबाउट कोहेरेंस। नाउ वी डिस्कस द नेक्स्ट वन, क्लैरिटी। क्लैरिटी रेफर करती है कि हाउ ईजिली द मैसेज इज़ अंडरस्टूड, कि आपका मैसेज जो है कितनी आसानी से आपकी ऑडियंस को समझ आ रहा है। फॉर क्लियर कम्युनिकेशन सेंटेंसेस शुड बी स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड टू द पॉइंट, अवॉइड अननेसेसरी कॉम्प्लेक्सिटी। आप अवॉइड करेंगे कोई जर्गन यूज़ करने से, कोई एम्बिगुइटी, कोई आपने ऐसा सेंटेंस इस्तेमाल किया है जो कि अनक्लियर है, उससे आपकी क्लैरिटी जो है नहीं होगी मैसेज के अंदर और आपकी ऑडियंस के लिए बहुत बड़ा इशू होगा फॉर अंडरस्टैंडिंग। आपने क्लैरिटी के लिए कौन कौन से की एरियाज़ को फोकस करना है। द फर्स्ट वन इज़ सिंपल लैंग्वेज का यूज़ करना है। अवॉइड जर्गन, जर्गन होता है टर्मिनोलॉजी या कोई ऐसी कल्चरल जो आपने बातें सीखी होती हैं या अपने इन्वायरमेंट्स में सीखी होती हैं, तो हो सकता है आपकी वो टर्मिनोलॉजी जो आप यूज़ कर रहे हैं या आपके उन जर्गन के बिहाइंड जो आपके मीनिंग हैं वो आपकी ऑडियंस को ना समझ आएँ, तो आपने अवॉइड करना है उन जर्गन से। ओवरले टेक्निकल टर्म्स, ऐसी टेक्निकल टर्म्स जो कि आपके लिए तो हैं कि आप उससे जानते हैं, मतलब आप उससे अवेयर हैं उन टेक्निकल टर्म से, ठीक है, और आपका जो ऑडियंस है या आप जिसको वो मैसेज कन्वे करना चाह रहे हैं वो इससे अवेयर नहीं है। जैसे अगर कोई बैंकिंग ऑफिशियल है वो बात करता है कि आपकी जो है बैंक स्टेटमेंट के अंदर क्रेडिट इतने का हो रहा है, डेबिट इतने का हो रहा है, किसी लेमैन को समझा रहा है, तो वो एक लेमैन के लिए ये इम्पॉसिबल होगा कि वो इन टर्म्स को समझ सके, डेबिट या क्रेडिट या जर्नल या लेजर या इस तरह की कोई भी टर्म। ओके, तो आपने अपनी ऑडियंस को देखते हुए अपने मैसेज को जो है वो क्लियरली राइट करना है और आपने ओवरले नहीं करना टेक्निकल टर्म्स का। और कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंसेस, और आपने ऐसे कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंसेस का यूज़ भी नहीं करना कि जहाँ ज़रूरत ही ना हो। अवॉइड एम्बिग्विटी। द सेकंड वन इज़ मेक श्योर योर सेंटेंस स्ट्रक्चर एंड वर्ड चॉइसेस आर प्रिसाइज टू अवॉइड मल्टीपल इंटरप्रिटेशंस, कि आपने कोई ऐसी तो बात नहीं कह दी जहां आप एक पॉजिटिव वे में बात कर रहे हैं फिर नेगेटिव में, जहां है ही एम्बिग्विटी, आप क्लियर ही नहीं है अपने मैसेज के अंदर। कंसाइज सेंटेंसेस एलिमिनेट आउट ऑफ वर्क वर्ड्स,
आउट ऑफ वर्क जो वर्ड्स होंगे उनसे उनको आपने एलिमिनेट करना है फ्रॉम योर मैसेज एंड फ्रेजेस दैट डोंट कंट्रीब्यूट मीनिंग, जिनका कोई मतलब ही नहीं है, वहाँ पे मकसद ही नहीं है। जैसा कि कुछ बच्चे पेपर को राइट करने में, इवन पेपर में जो आप आंसर राइट कर रहे होते हैं वो भी आपका एक मैसेज होता है, जो उस क्वेश्चन के आंसर में आपने वो मैसेज कन्वे किया होता है एक पेपर रीडर को या पेपर चेकर को कि इसका ये आंसर है। उसमें आप टू द पॉइंट बात करें, कंसाइज सेंटेंसेस लिखें, बहुत ज़्यादा डिटेल देने की वहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं होती, जो कि आप लोगों ने, कुछ लोगों ने पेपर भरे होते हैं और वो काम की बातें नहीं होती, बस वो राइट कर देते हैं। ठीक है, तो आपने, क्योंकि आपने टाइम सेविंग करनी है, बचाना है टाइम ऑडियंस का भी, और अगर आप किसी के लिए कुछ लिख रहे हैं तो उनके लिए भी, कि आपका रिसीवर जो है वो इजीली उस पॉइंट तक क्लियरली पहुंच जाए जिसमें एम्बिग्विटी भी ना हो और सेंटेंसेस भी कंसाइज हों, और आपने सिंपल लैंग्वेज का इस्तेमाल किया हो अकॉर्डिंग टू योर ऑडियंस। इस चैप्टर का जो थर्ड कंटेंट है वो राइटिंग एन इफ़ेक्टिव मैसेज के पैराग्राफ के बारे में है, कि आपने एक इफ़ेक्टिव पैराग्राफ कैसे लिखना है और कौन कौन से की पॉइंट्स हैं इफ़ेक्टिव पैराग्राफ को लिखने के। अब इफ़ेक्टिव पैराग्राफ होता क्या है? इफ़ेक्टिव पैराग्राफ जो होता है वो एक कोहेसिव यूनिट ऑफ राइटिंग होता है, कोहेसिव यूनिट ऑफ राइटिंग दैट क्लियरली कन्वेज एन आइडिया और आर्ग्यूमेंट। इट शुड हैव अ क्लियर स्ट्रक्चर एंड सपोर्ट द मेन आइडिया विद रेलिवेंट डिटेल्स, के मेन आइडिया आप देंगे फिर उसकी रेलिवेंट डिटेल देंगे ताकि उस मेन आइडिया को सपोर्ट मिल सके। ओके, और ये होगा आपका एक इफ़ेक्टिव पैराग्राफ। अगेन बता देती हूँ, इफ़ेक्टिव पैराग्राफ वो होगा जो कि एक कोहेसिव यूनिट ऑफ राइटिंग होगा, ओके, और क्लियरली कन्वे करेगा आपका आइडिया और आर्ग्यूमेंट टू योर ऑडियंस। की कंपोनेंट्स अब हम देख लेते हैं कि इफ़ेक्टिव पैराग्राफ के कौन कौन से की पॉइंट्स हैं, की कंपोनेंट्स हैं। सबसे पहला है टॉपिक सेंटेंस, और सेकंड वन है सपोर्टिंग सेंटेंस, द थर्ड वन इज कंक्लूडिंग सेंटेंस। अब हम इन तीनों की कंपोनेंट्स को बारी बारी डिस्कस कर लेते हैं और डिटेल से, ताकि आपको समझ आ जाए कि टॉपिक सेंटेंस क्या है, सपोर्टिंग सेंटेंस क्या है और कंक्लूडिंग सेंटेंस क्या है। सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। टॉपिक सेंटेंस क्या होगा आपके मैसेज के अंदर? द फर्स्ट सेंटेंस ऑफ द पैराग्राफ और मैसेज इंट्रोड्यूसेस द मेन आइडिया, जो कि मेन आइडिया या टॉपिक है आपका, उस टॉपिक को बताएगा आपका टॉपिक सेंटेंस। आपने अक्सर देखा होगा कि आप कोई आर्टिकल पढ़ रहे हैं या कोई रिटन मटेरियल पढ़ रहे हैं तो पहले उसका जो है टॉपिक लिखा होता है, और फिर उस टॉपिक के नीचे उसका पहला सेंटेंस होता है। ओके, तो वो जो पहला सेंटेंस होगा वो एक्चुअली अपने मेन आइडिया को या मेन टॉपिक को इंट्रोड्यूस कराएगा। इट शुड गिव द रीडर एन आइडिया ऑफ व्हाट द पैराग्राफ विल डिस्कस, कि आपका आने वाला मजीद जो पैराग्राफ की बॉडी है वो आपको क्या बताएगी। इसकी हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। द इंटरनेट हैज़ ग्रेटली इम्पैक्टेड एजुकेशन इन द मॉडर्न वर्ल्ड। ओके, अगर एक मेन टॉपिक है कि यूजेज ऑफ इंटरनेट या इम्पोर्टेंस ऑफ इंटरनेट, तो उसका पहली एग्जाम्पल में हम देख रहे हैं कि पहला टॉपिक सेंटेंस क्या होगा? द इंटरनेट हैज़ ग्रेटली इम्पैक्टेड एजुकेशन इन द मॉडर्न वर्ल्ड। ओके, अब हम सेकंड वन पे जाते हैं, सपोर्टिंग सेंटेंस। सपोर्टिंग सेंटेंसेस जो होंगे वो प्रोवाइड करेंगे एक्सप्लेनेशंस। ओके, और कैसे एक्सप्लेनेशंस बताएंगे? थ्रू एग्जाम्पल और एविडेंस टू सपोर्ट द मेन आइडिया, जो आपने मेन आइडिया बताया है या टॉपिक सेंटेंस बताया है, ओके, उसको लॉजिकली, या कोई हम उसके बिहाइंड लॉजिक बताएंगे, कोई फिगर बताएंगे, कोई फैक्ट्स डिस्कस करेंगे, या एग्जाम्पल बताएंगे, एविडेंस बताएंगे, या एक्सप्लेनेशन बताएंगे हम सपोर्टिंग सेंटेंसेस से, ताकि आपके उस मेन आइडिया को और टॉपिक सेंटेंस को मज़ीद सपोर्ट मिल सके। इसकी एग्जाम्पल है, ऊपर वाले को ही हम एग्जाम्पल में लेके आते हैं। ऑनलाइन कोर्सेज अलाउ स्टूडेंट्स टू access material from anywhere and certain students can study at their own pace। ओके, अब ये फर्स्ट हमारा जो टॉपिक सेंटेंस था वो इंटरनेट का एजुकेशन पे इम्पैक्ट बता रहा था, और सपोर्टिंग सेंटेंस हमारा ये है, ये एक एग्जांपल हम बता रहे हैं कि स्टूडेंट्स जो हैं ऑनलाइन कोर्सेज के थ्रू इजीली जो है एक्सेस कर सकते हैं कहीं से भी उस रिटन मटेरियल तक, उन नोट्स तक जो कि एक टीचर ने प्रोवाइड किए हैं। कंक्लूडिंग सेंटेंस क्या होगा? द फाइनल सेंटेंस समराइजेज द मेन पॉइंट और ट्रांजिशंस टू द नेक्स्ट पैराग्राफ, कि आपने इसकी एग्जांपल देखते हैं। ओवरऑल द इंटरनेट हैज़ मेड एजुकेशन मोर एक्सेसिबल एंड फ्लेक्सिबल फॉर स्टूडेंट्स वर्ल्ड वाइड।
अब देखें, आपने इनको तरतीब से इनके एग्जाम्पल के साथ देखा होगा तो आपको मज़ीद आइडिया क्लियर हो जाएगा कि टॉपिक सेंटेंस क्या है, सपोर्टिंग सेंटेंस क्या है और कंक्लूडिंग सेंटेंसेस क्या होते हैं। इसमें आप की पॉइंट्स भी दे सकते हैं और वो तमाम अहम बातें जो आपके मैसेज में इस्तेमाल हुई हैं उनको आप समराइज़ कर सकते हैं इस कंक्लूडिंग सेंटेंस के अंदर। इफ़ेक्टिव पैराग्राफ के कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं हम लोग। द फर्स्ट वन इज़ यूनिटी। ऑल सेंटेंसेस शुड फोकस ऑन द सेम सेंट्रल आइडिया। जिस सेंट्रल आइडिया को आप मैसेज में कन्वे कर रहे हैं आपने उसमें यूनिटी लेके आनी है कि आपने उसी के गिर्द ही घूमना है या उसी पर ही फोकस करना है। एडिक्वेट डेवलपमेंट। प्रोवाइड इनफ डिटेल टू फुल एक्सप्लेन द मेन आइडिया, कि फुली आपने एक्सप्लेन करना है मेन आइडिया को, कि आप इनफ डिटेल दे रहे हैं जो कि आपके ऑडियंस को अंडरस्टैंड करने के लिए हेल्पफुल होगी। इसी तरह लॉजिकल फ्लो। आइडियाज़ शुड बी प्रेजेंटेड इन एन ऑर्डर दैट मेक्स सेंस, कि कुछ मीनिंग होने चाहिए, इस तरह का आपका लॉजिकल फ्लो हो जिसकी कोई सेंस बने और आपकी ऑडियंस इजीली उसको ग्रैब कर पाए और आप इंगेज्ड रख पाएँ अपने पैराग्राफ के थ्रू अपनी ऑडियंस को थ्रू द होल पैराग्राफ। यहाँ पर कंसाइजली हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इफ़ेक्टिव पैराग्राफ डिस्कस कर लिया है। So concluding remarks of the whole discussion is that message organization is vital for clear and impactful communication. Hope you all are understand. Grammatical accuracy involves the correct use of grammar. Accurate grammar ensures clear communication. Coherence and clarity are about organizing ideas logically and expressing them in a clear and easy to understand way. राइटिंग एन इफ़ेक्टिव पैराग्राफ रिक्वायर्स अ क्लियर स्ट्रक्चर, जिसको मैंने बता दिया है कि हियरार्किकली अरेंज होना चाहिए, वो स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइज होना चाहिए थ्रू द होल पैराग्राफ। दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेसन। होप यू लर्न समथिंग न्यू एंड इंटरेस्टिंग। कीप ब्लूमिंग, कीप लर्निंग। डोंट फॉरगेट टू लर्न, लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब फॉर मोर कंटेंट फ्रॉम दिस चैनल ब्रेन ब्लूम। Until the next video, stay blessed and curious. और अगर आप इस चैप्टर के डिटेल्ड नोट्स PDF फॉर्म में लेना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम लोगों ने लिंक लगा दिया है। उस लिंक को क्लिक करने से आप Google ड्राइव से वो डॉक्यूमेंट ले सकते हैं।